इस वक्त अमेरिका और चाइना में होड़ मची है कि कौन भारत में ज़्यादा अपना ज़ोर दिखा सकता है। हुँ। और वो दोनों ही भारत को अपने-अपने पाले में ले जाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। हुँ। इस वक्त कहीं न कहीं हमारे जो विदेशी निवेशक हैं, जिनकी हमको हमेशा से आवश्यकता रही है अपने विकास के हुँ। लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, उनकी नज़रों में शायद भारत इस वक्त उतना लुक्रेटिव या उतना फ़ायदे का सौदा शायद नहीं दिख रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ये विदेशी निवेशक इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे ज़्यादा टैरिफ्स लगा रखे हैं भारत पे पूरी दुनिया में। हुँ, और अभी तो लग नहीं रहा कि वो हटेंगे क्योंकि कोई डील साइन नहीं हो रही है। ये जो डील होगी, जो ट्रेड डील है, आपने तो काफ़ी इस पे पढ़ाई की है। इसमें क्या क्या चीज़ की कमी है कि ये डील हो नहीं रही है? क्या ये सिर्फ़ डील की बात है या अब इसमें पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स आ गई? बहुत लोग बात करते हैं कि भारत में जो मिडल क्लास है उसको बहुत निचोड़ा जाता है, स्पेशली टैक्स के मामले में देखा जाए, इनकम टैक्स के मामले में देखा जाए तो सरकार एक तरफ बेचारी पीएलआई भी दे रही है, बड़ी कंपनियों को कि भाई तुम कुछ प्रॉफ़िट बनाओ, उद्योग लगाओ, वो उन्होंने प्रॉफ़िट अपने पास रख लिया। अब उसके बाद सरकार फ्रीबी भी बाँट रही है। तो दोनों तरफ से क्या हुआ कि दोनों के दोनों तरफ से सरकार जो है उसके हाथ से रेवेन्यू जा रहा है। तो वो भरपाई कहाँ से करती है? मिडल क्लास से। अब मिडल क्लास दुखी होती है। नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनु शर्मा जी से। मनु सर फेयर ऑब्जर्वर के एक लेखक हैं और एफओआई जियोपॉलिटिकल रिस्क कंसल्टेंसी फर्म में पार्टनर भी हैं। मनु सर ने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से अपनी पढ़ाई की है और कुछ साल उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ भी काम किया है। आज हम बात करेंगे भारत की अर्थशास्त्र की। मनु सर सीधा घुसते हैं। मोदी सरकार 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत करेगी। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए क्या होता है कि अर्थशास्त्र जो है, वो ज़्यादा बड़ा खेल होता है कि जिस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, उनको लेकर कुछ ना कुछ एक रिस्पॉन्स बनाने का, उनको लेकर कुछ ना कुछ एक उसका उत्तर देने का। कैसे? कि मसलन आप कहते हैं कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है, उसमें इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ग्रोथ भी बढ़ रही है, ठीक है? तो अब सरकार क्या करेगी? सरकार ऐसी नीतियाँ लाने की कोशिश करेगी जिसमें कि जो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन है, वो थोड़ी कम हो जाए पर ग्रोथ भी बची रहे। ऐसा ना हो कि भई मुद्रास्फीति भी कम हो गई और ग्रोथ भी चली गई, है ना? तो उस तरीके से क्या है कि जो बजट है, वो इस वक़्त की जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, सबसे बड़ी समस्याएँ हैं, उनको मेरे ख्याल से हल करने की कोशिश करेगा, जिसमें एक बड़ा मुद्दा इस वक़्त का है कि जो विदेशी निवेश है, वो भारत से क्यों मुँह मोड़ रहा है? दूसरी बात, भारत में रोज़गार कैसे उत्पन्न होगा? और तीसरी बात कि जो भारत का विकास दर है, जो भारत का विकास है, वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बँट सके, ज़्यादा लोग उसमें हिस्सेदार बने, ना कि वो कुछ कुछ कह सकते हैं आप कि समाज के तबके में केंद्रित होके रह जाए। तो ये 3 समस्याएँ हैं, ये 3 बातें हैं जिनको लेके मेरे ख्याल से सरकार जो है वो थोड़ी चिंतित होगी और उसको लेकर कुछ ना कुछ वो हल करने की या हल निकालने की कोशिश करेगी इस बजट के माध्यम से। बिल्कुल सर। तो जो जिनको हम मेन इश्यूज़ बोल सकते हैं, वो क्या होने वाले हैं इसमें? क्या हमको जो हमारी मिडल क्लास है, उनके लिए कुछ राहत मिलेगी टैक्स के नाम पे? जीएसटी कम होगा? आपने बात की कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होता जा रहा है, तो वो किस लिए कम हो रहा है? क्या टैक्सेशन दिक्कत है या फिर और भी कोई दिक्कत है जिसके बारे में हमें पता नहीं चल रहा है? देखिए जो कैपिटल है, जो पैसा होता है या सरमाया कह लें हम इसे, वो हमेशा भागता है रिटर्न के पीछे कि जहाँ उसको सबसे अच्छी रिटर्न मिलेगी। यानी कि मैं ज़ाहिर-सी बात है आप हैं, बिल्कुल। आपको बोले कि भैया निवेश करना है, तो आप बोलेंगे यार सबसे बढ़िया जगह बताओ सोना लें, म्यूचुअल फंड लें कि एफडी करें कि क्या करें, ठीक है ना? उसी प्रकार से विदेशी निवेशक है, लेकिन वो किस तरीके से सोचेगा, वो ऐसे नहीं सोचेगा कि सोना, म्यूचुअल फंड या एफडी, वो कहेगा भारत में डालूँ पैसा कि चाइना में डालूँ कि वियतनाम में डालूँ या नाइजीरिया में करूँ इन्वेस्ट, कहाँ करूँ? उसके लिए हुँ, तो पूरा विश्व है खुला हुआ। तो बिल्कुल। वो कंपेयर करेगा, वो आपस में सबका एक टेबल बनाएगा जिसमें देखेगा किस देश की क्या शक्ति है और क्या दुर्बलता है और उस हिसाब से वो निवेश करता है। इस वक़्त कहीं न कहीं हमारे जो विदेशी निवेशक हैं, जिनकी हमको हमेशा से आवश्यकता रही है अपने विकास हुँ, के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, उनकी नज़रों में शायद भारत इस वक़्त उतना
लुक्रेटिव या उतना फ़ायदे का सौदा शायद नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है ये अलग बात है, लेकिन कहीं न कहीं उनको ये नहीं दिख रहा है। अब क्यों नहीं दिख रहा है उसको भी मैं थोड़ा-सा एड्रेस कर देता हूँ। तो देखिए, बात क्या है कि जब कोविड का क्राइसिस आया था, उसके पहले भारत ने एक बहुत बड़ा रिफ़ॉर्म किया था, यानी कि जीएसटी का रिफ़ॉर्म करके सिंगल मार्केट बनाई थी। तो लोगों के मन में जो विदेशी निवेशक हैं, जब मैं लोग बोल रहा हूँ इस वक़्त तो विदेशी निवेशक, तो विदेशी निवेशकों के मन में ये बात थी कि भारत एक बड़ी पूरी एकीकृत मार्केट बन गया है, बाज़ार बन गया है और इस बाज़ार में अब विकास की दर जो है वो बहुत ऊपर जाएगी। हुँ, और ये विकास की दर कुछ-कुछ चाइना जैसी होगी कि चाइना जब अपनी पीक पे था तो डबल डिजिट्स में ग्रो करता था, यानी 10% से ज़्यादा। तो उन्होंने सोचा कि भई कोविड का क्राइसिस आ गया है ना? उसके बाद और कोविड क्राइसिस में ये सोचा गया कि भई सब कुछ चाइना में केंद्रित करना एक गलत बात होगी। सप्लाई चेन जो है, यानी कि जहाँ से भी आप अपना सामान मँगाते हैं, चाहे मैन्युफैक्चर्ड हो, चाहे कच्चा माल हो, उसके कई सोर्स होने चाहिए या कम से कम एक और तो होना चाहिए। उस पॉलिसी का क्या नाम रखा? चाइना प्लस वन। अब हुँ, वो वन कौन था? हमने कहा भाई साहब देखिए, चाइना की टक्कर में एक बड़ा देश तो हम ही हैं, तो चाइना प्लस वन यानी चाइना प्लस इंडिया होना चाहिए। तो इस बात को विदेशी निवेशकों ने भी बोला कि हाँ भाई, हो सकता है यही होगा। तो उन्होंने भी बहुत जम के निवेश किया और सोचा। लेकिन कहीं न कहीं पिछले कुछ वर्षों में शायद हम उनकी आकांक्षाओं पे खरे नहीं उतर पाए या कुछ और कारण हो सकते हैं। पर कुल मिला के बात ये है कि उनको ये लगा कि शायद भारत उतना फ़ायदे का सौदा नहीं है जितना वो पहले सोच रहे थे। हो सकता है आगे चल के फिर हो जाए, निवेशकों का तो मन बदलता रहता है, लेकिन इस वक़्त मुझे लगता है उनका ये ख़्याल है। बिल्कुल। सर एक चीज़ मैंने भी इसमें सुनी है और पढ़ी है कि कई लोग कह रहे हैं कि ये विदेशी निवेशक इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगे हुए हैं और क्योंकि भारत ट्रंप और अमेरिका के साथ डील नहीं बना पा रही है। लेकिन मैंने ये भी देखा था कि विदेशी जो निवेशक हैं 2022 से धीरे-धीरे अपना पैसा निकालना चालू कर चुके थे और 2024 तक अधिकतर निकाल चुके थे। तो इन दोनों में से असली तथ्य कौन-सा है? देखिए अ, जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो एक बहुत ही फ़ेमस एक बहुत ही जाने-माने अर्थशास्त्री ने ये बोला था कि इसमें कोई अ, एक हाथ वाला जो मतलब मैं अंग्रेज़ी का थोड़ा तर्जुमा कर रहा हूँ कि एक हाथ वाला जो है कोई इकोनॉमिस्ट नहीं होता। मतलब कि इकोनॉमिस्ट हमेशा बोलेगा ऑन वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड। हुँ। यानी कि ये भी सही है, वो भी सही है। तो बात ये है कि हाँ, इसमें कुछ-कुछ तथ्य ये भी है कि 2022 से ही जो बाज़ार के निवेशक थे, अब देखिए इसमें क्या है, विदेशी निवेश 2 प्रकार का है। एक आते हैं जो सीधा कैपिटल मार्केट यानी शेयर मार्केट या मनी मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो बाज़ार के निवेशक हैं। दूसरे निवेशक जिसे एफआईआई कहते हैं और दूसरे निवेशक होते हैं जो आके सीधा-सीधा कोई प्लांट लगाते हैं या बिज़नेस खोलते हैं, जिसे बोलते हैं एफडीआई यानी हुँ, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फ़र्क क्या होता है कि जो पोर्टफोलियो या एफआईआई इन्वेस्टर होता है, वो कहता है कि भई मुझे खुद से बिज़नेस नहीं चलाना, मैं बस पैसा लगा रहा हूँ। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला होता है, वो आता है एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी में, यानी कि वो खुद अपना बिज़नेस भी चलाने आ रहा है। तो दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। लेकिन क्या हुआ, हमने देखा कि 2022 में जो पोर्टफोलियो वाले इन्वेस्टर थे, निवेशक थे, हुँ, वो थोड़ा विमुख होने लग गए थे। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने 22 से पैसा खींचना शुरू किया और उनका अपनी मैथ्स रही होगी उस बारे में। कुछ लोग बोलते हैं कि उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स था, उसके कारण हमारा बाज़ार उतना फ़ायदेमंद नहीं रहा। कुछ का ये मानना है कि भई भारत का बाज़ार बहुत महँगा हो गया क्योंकि ग्रोथ रेट उतना जंप नहीं ले रहा था, जितना वो चाहते थे। तो उनको लगने लग गया था कि भई यहाँ पे शायद हमें अब उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना बाकी बाज़ारों में मिलेगा। अब बात करते हैं एफडीआई की, यानी कि जो एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी में आते हैं। उनके साथ भी कुछ-कुछ समस्या वैसी ही आ रही है कि जिस गति से या जिस तीव्रता से एक बिज़नेस के लिए दोस्ताना माहौल बनना चाहिए, शायद उनकी नज़रों में ये नहीं बना। अब देखिए इसमें सवाल क्या होता है कि लोग बोलेंगे कि अरे नहीं, पर इतने रिफ़ॉर्म्स हुए हैं, मैं भी मानता हूँ बहुत रिफ़ॉर्म्स हुए हैं। वो बोलेंगे हमने नीतियाँ बहुत अच्छी कर दी, मैं भी मानता हूँ नीतियाँ बहुत अच्छी कर दी। हुँ, पर ये देखिए उस प्रकार है कि जैसे आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, सपोज़ करिए आप सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं या डॉक्टरी का दे रहे हैं या इंजीनियरिंग का। आपने बहुत मेहनत करी है मैं मानता हूँ,
बिल्कुल, लेकिन आपके मुकाबले किसी और ने कितनी करी है वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या है कि बाकी के देश कितना ज़्यादा दौड़ रहे हैं। भारत दौड़ रहा है, भारत की सरकार भी दौड़ रही है और बहुत मेहनत कर रही है। लेकिन हो सकता है कि शायद जो विदेशी और देश हैं, उनकी सरकारें और ज़्यादा मेहनत कर रही हों या हुँ, और कुछ कर रहे हों, तो कहीं न कहीं हम वहाँ पिछड़ रहे हैं। तो ये इसमें ऐसा नहीं है कि भई सरकार का ही सिर्फ़ कसूर है, नहीं, ऐसा होता है कई बार कि आपका कॉम्पिटिशन आपसे कई बार आगे निकल जाता है क्योंकि वो कभी उन्होंने कुछ तरकीब ज़्यादा लगाई होती है, कभी मेहनत ज़्यादा करी होती है या कभी-कभी लक का भी फैक्टर होता है। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। तो एक चीज़ आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई मनु सर, और इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब पिछले 10-15 साल में हमको लग रहा था हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, और एक उसमें जो बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा वो रहेगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग, कि हमें लग रहा था कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता जैसी जब स्कीम्स आएँगी तो मैन्युफैक्चर बढ़ेगी, और काफ़ी हद तक बढ़ी है। मैं आंकड़े देख रहा हूँ, पहले हमारी मैन्युफैक्चरिंग 8 से 12% रहती थी पूरी जीडीपी की, और 2013-14 के बाद वो बन के 16% हो गई, 2022 में 18% हो गई, लेकिन 2023 में ये गिर के वापस 15% हो गई है। तो जो हमको लग रहा था कि ये मैन्युफैक्चरिंग एक लॉन्ग टर्म हमारी जो देगा, ग्रोथ देगा, वो उतना लॉन्ग टर्म नहीं दे रहा है। वो ऊपर जाके एकदम से घटने लगा है। क्या इसके बारे में हमें घबराना चाहिए? इसके बारे में और थोड़ा काम करना चाहिए? देखिए, थोड़ा घबराहट का विषय है क्योंकि कोई भी देश जो विकास या विकसित देशों की कतार में आया है, उसने हमेशा अपने यहाँ उद्योग लगाए हैं और उसका उद्योगीकरण हुआ है। अब उद्योगीकरण से क्या होता है कि भारत में हम हमेशा ये आशय लगाते हैं कि भई एक फैक्ट्री लग गई, उसमें लोग काम कर रहे हैं, कारखाना लग गया, ये उद्योगीकरण है। नहीं, उद्योगीकरण वास्तव में एक सामाजिक प्रक्रिया है, सिर्फ आर्थिक नहीं है। उसमें हुँ, क्या होता है कि आप जो है एक वर्कफ़ोर्स है, जो जो लेबर है, उसकी मेंटल ट्रेनिंग भी करते हैं, कल्चरल ट्रेनिंग भी करते हैं और साथ-साथ क्या करते हैं, उद्योग जब लगता है तो उसके लिए क्या चाहिए? तकनीक, उसके लिए चाहिए इंजीनियरिंग। तो आपको पढ़ाई-लिखाई भी करनी पड़ती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत करना पड़ता है, क्योंकि कोई आपको टेक्नोलॉजी देखिए फ्री में देगा नहीं। आपको बिल्कुल, कोई बनाना नहीं सिखाएगा कि भई ये चीज़ क्या क्यों वो तो चाहेंगे कि उन्हीं से खरीदें, वो क्यों चाहेंगे आपको कुछ दे दें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक सर्वांगीण विकास अगर देश का आपको करना है तो औद्योगिकरण बहुत ज़रूरी है और हमारे देश में हम कहीं न कहीं पिछड़ते आए हैं, उसका 2 मूलभूत कारण हैं। पहला कि जो हमारे देश की एंटरप्रेन्योरियल क्लास है, जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं, उनका कभी बहुत ज़्यादा विश्वास औद्योगिकरण में रहा नहीं है। वो ट्रेडिंग ज़्यादा प्रेफ़र करते थे। हुँ। भाई कहीं से सामान लाए, उसमें थोड़ा वैल्यू ऐड किया, फिर उसको आगे बेच दिया। ये बुरी तो बात हमारा नहीं है। ऐतिहासिक रहा है, ये हम हाँ, ट्रेडर्स इसलिए हमको बुलाया जाता है। जी, जी। तो बुरी बात नहीं है, ट्रेडिंग भी ज़रूरी है, वो भी देश का हिस्सा है। लेकिन अगर हमको उद्योग को आगे लाना है, तो जैसे जापान में, जैसे कोरिया में या ताइवान में, मैं तो यहाँ तक भी बोलूँगा थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया में भी जो हुआ है, उसमें हमेशा से एक बात रही कि लोगों ने आके उद्योग लगाए और उद्योग के साथ-साथ जो है, एक कल्चरल चेंज भी लाए। तो वो कल्चरल चेंज जब तक नहीं आएगा, जहाँ पे समाज खुद नहीं कहेगा कि नहीं उद्योग लगना बहुत ज़रूरी है, तब तक शायद हम तो इसमें सिर्फ़ ये नहीं है कि भई देखिए अब क्या है, सरकार तो कहेगी ही कि हमें उद्योग लगाना है। कौन-सी सरकार है जो मना कर देगी कि भाई नहीं-नहीं हमें उद्योग नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आत जैसे आज आत्मनिर्भरता की बात होती है, तो मुझे याद है नेहरू जी के टाइम पे भी ऐसे ही कुछ सेल्फ सफिशिएंसी, बॉम्बे प्लान और फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए ही आया था वो भी। फिर बिल्कुल, इंदिरा जी के टाइम में दूसरे आए, उन्होंने भी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की ही बात तो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हर सरकार ने करना चाहा है, पर कहीं न कहीं हर कोई कमज़ोर रहा है। और मेरा निष्कर्ष अपना ये है कि उसके पीछे बहुत सारे सामाजिक और आप कह सकते हैं कि कुछ ऐतिहासिक मुद्दे भी हैं जिनको सुलझाए बगैर एक सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा उसके लिए हमें सब्र से काम लेना होगा। बिल्कुल। मनु सर, आप बड़े हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि कैपिटल अकाउंट्स, वो भी एक देश का कैपिटल अकाउंट क्या होता है? उसको कैसे देखते हैं, उसको कैसे पढ़ते हैं और उसकी अहमियत क्या होती है? अच्छा, तो देखिए ऐसे है जिस प्रकार एक व्यक्ति का बजट होता है, उसी तरह एक देश का होता है। मैं अभी फैमिली की भी नहीं बात कर रहा, मैं कहता हूँ एक इंसान, एक इंडिविजुअल का बजट होता है।
अब वो बजट जो है, आप इस प्रकार सोचिए कि जब तो अगर वो व्यक्ति जो है वो अपनी नौकरी पूरी कर चुका है और रिटायर्ड है, तो उसके पास एक पेंशन होगी, यानी महीने की इनकम आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि आप सोच लीजिए कि कोई सरकारी कर्मचारी जैसे रिटायर हो, ठीक है? उनको एक पीएफ ग्रेच्युटी वो भी मिला होगा, तो उनके पास थोड़ा पैसा लमसम भी होगा, है ना? तो ये तो हो गए एक रिटायर्ड व्यक्ति, इनको हम बोलेंगे ये विकसित हैं, ये विकसित व्यक्ति हैं। अब एक विकासशील व्यक्ति की बात करते हैं, जो हुँ, कोई 17-18 साल का युवक है या युवती है। अब वो क्या होगा? वो स्कूल कॉलेज में कहीं होगा, ठीक? स्कूल कॉलेज में अब हम ये भी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो अपने परिवार से दूर किसी एक शहर में रह रहे हैं और वो पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं। तो अब कुछ जो ज़्यादा मेहनती बच्चे होते हैं, वो छोटी-मोटी नौकरी भी साथ में करते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि भई वो घर से पैसा लेते हैं। यानी कि घर वाले क्या करते हैं, उनको बोलते हैं, "अच्छा बेटा तुम अभी पढ़ रहे हो, तुम्हारा अभी विकास हो रहा है, तो ये लो।" ठीक है? तो वो जो पैसा आ रहा है, वो हुँ, कैपिटल में आ रहा है आपके। वो आपका कैपिटल अकाउंट है, ठीक है? करंट अकाउंट क्या है कि साथ में आपने जो सब छोटी-मोटी एक नौकरी कर ली। ठीक है? तो कुल मिला के क्या होता है कि जो आपका शॉर्टफॉल होता है, वो पैसा आपने घर से मँगा लिया, ठीक? और कुल मिला के आपका बजट बैलेंस हो गया, यानी कि आपने सारे बिल पे कर दिए। अगर आपका बजट डेफ़िसिट में गया तो क्या होगा? आप बिल नहीं पे कर पाएँगे, आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो बिल्कुल, अनबैलेंस बजट तो पॉसिबल ही नहीं है, ना व्यक्ति के लिए, ना देश के लिए। कहीं न कहीं से तो पैसा पूरा करना पड़ता है। अब अगर आप मान लीजिए कि आपको घर से कोई समर्थन नहीं आया और आपके पास कोई जॉब भी नहीं थी, अभी भी पढ़ना है, तो आप क्या करते हैं? आप बैंक से एजुकेशन लोन लेते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना? कर्ज़ा लेते हैं। तो ये क्या है? ये डेफ़िसिट फाइनेंस समझ लीजिए। देखिए, मैं थोड़ा सिम्प्लीफ़ाई कर रहा हूँ चीज़ों हाँ, को। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, कई लोग बिल्कुल। बोलेंगे कि अरे नहीं-नहीं ये तो अर्थशास्त्र की घनघोर वो आलोचना हो गई ऐसे, पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, हाँ, डेफ़िसिट फाइनेंस क्या है कि कर्ज़ा लेके आपने पढ़ाई कर ली। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं आज भैया पढ़ाई कर लेता हूँ, कल को चुका दूँगा। बिल्कुल, है ना? लेकिन गड़बड़ क्या है कि आपने डेफ़िसिट फाइनेंसिंग करी और आपने वो घूमने-घामने में और इधर-उधर की बातों में उड़ा दिया पैसा। तो ये आपने क्या किया? आपने इन्वेस्ट नहीं किया, आपने कंज़्यूम कर लिया। ये सबसे गलत तरीके का एक्सपेंडिचर होता है, जिसके खिलाफ मना किया जाता है। और वो अगर देश के हिसाब से बोला जाए तो कैसे होगा? तो कई बार जो कुछ एक्स्ट्रा फ्रीबीज़ बाँट दी जाती हैं, हुँ, यानी कि कर्ज़ा लेके आपने पैसा आगे बाँट दिया, तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो इस प्रकार से है कि कैपिटल अकाउंट दरअसल क्या होता है कि कोई आप में इन्वेस्ट करे या आपको किसी फ़िक्स्ड सोर्स से पैसा आए, वो आपका कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट चालू खाता होता है कि भाई जो आ रहा है और जा रहा है, मतलब बिल आ रहे हैं और आपकी कुछ कमाई आ रही है, उसमें जो भी आस-पास में बैलेंस बना वो ठीक है। जमा पूँजी एक अलग होती है। तो भारत के साथ अभी क्या एक थोड़ी-सी कठिन परिस्थिति हो रही है कि ज़्यादातर साल जो हमारे अभी बीते हैं कुछ पिछले दशकों में, उसमें सब ठीक ही चला है कि कैपिटल अकाउंट जो है हमारे करंट अकाउंट में जो भी थोड़ा बहुत कमी आती थी, उसकी भरपाई कर देता था। इस साल थोड़ा गड़बड़ रहा है क्योंकि कुछ ज़्यादा पैसा हमारे देश से बाहर गया और कुछ आया भी नहीं। अब वो क्यों नहीं है, ये सरकार के लिए एक प्रश्न है। अब ज़्यादातर लोगों का जिनसे मैं बात करता हूँ ये मानना है कि ये एक टेम्परेरी सी बात है, ये चली जाएगी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ देश की और कुछ विदेश की परिस्थितियाँ ऐसी बनी हैं जिस कारण ये कैपिटल फ्लो थोड़ा डिसरप्ट हुआ है, लेकिन अगले साल से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये मान लें 5% ऐसा हो कि भई ये नहीं हो, तो हुँ। शायद देश के लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा और फिर सरकार को कुछ ज़्यादा सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, मेरे पास आँकड़े हैं पिछले 20 साल में 2024 और 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें पहली बार हमारा जो नेट कैपिटल इनफ्लो है, हुँ, वो माइनस में गया है, यानी कि डेफ़िसिट में गया है। ये पिछले 20 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो देखिए इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या हमने ज़्यादा पैसे खर्चे, क्या उतने इन्वेस्टमेंट्स आए नहीं या फिर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इतना ही ज़्यादा अभी तनाव चल रहा है, इतनी ज़्यादा गुस्सा गुस्सा हो रखा है कि सारे जो देश हैं, हथियार खर्चने में अपना सारा पैसा खर्च रहे हैं। तो क्या हो सकता है? भारत के लिए क्या रीज़न है ये?
देखिए, भारत के साथ रीज़न यही है कि भारत एक विकासशील देश है, जिसमें कैपिटल कम है। हमें तो कैपिटल चाहिए। किस लिए चाहिए? एयरपोर्ट बनाने को, पुल बनाने को, स्कूल बनाने को, अस्पताल बनाने को। जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था, उन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ किया, यानी हमारी वो सीधी-सीधी बात है, कैपिटल उठा के ले गए। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं निवेश के तौर पे वो कैपिटल आए। ऐसा नहीं है कि जो कैपिटल आती है उसमें कोई शर्त नहीं होती, उसमें शर्तें होती हैं। इसीलिए क्या हो रहा है कि जब उन कैपिटलिस्ट्स को ये लगता है कि भारत में से शायद उतनी रिटर्न नहीं आ रही, या फिर उनकी जो होम कंट्री है, जो उनका गृह क्षेत्र है, वहाँ पर कैपिटल की डिमांड ज़्यादा हो जाए। जैसे कि अमेरिका में अब बात करें, तो अमेरिका में एक दौर चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमको अपने देश को री-इंडस्ट्रियलाइज़ करना है। बिल्कुल। दोबारा से यहाँ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन करना है। अब उसका मतलब तो ये बनता है कि भई वो जो निवेश हमारे यहाँ आके इंडस्ट्रियलाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था या इंफ्रास्ट्रक्चर में होना चाहिए था, वो कह रहे हैं नहीं, ये हम अब अमेरिका में ही रखेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फ्लो है जो डिसरप्ट हुआ। दूसरा क्या है कि जो हमारी ग्रोथ रेट है, जो हमारी एक आर्थिक विकास दर है, वो कहीं न कहीं उतनी नहीं आ रही। हम बेशक ये बोल रहे हैं कि हम फास्टेस्ट हैं ऑफ द बिगर इकोनॉमीज़, लेकिन शायद इससे भी उनको लाभ नहीं हो रहा। और इसमें मैं एक बात समझाना चाहूँगा कि अगर आपका बेस है 4 ट्रिलियन के आसपास का, जो इस वक़्त हमारे देश का है, तो उसमें 8%, और आप बात करें कि भई कोई 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसमें 4%। हुँ, वो 30 ट्रिलियन का 4% बहुत बड़ा साबित हो जाता है, क्योंकि उनका बेस बहुत बड़ा है। बिल्कुल। वो तो कहीं न कहीं हमें ये देखना होगा कि हमारे मुकाबले में कौन खड़ा है, और हमको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है। अपने आप में शायद हम अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन हमें ज़रूरत है बाहर निकल के देखने की, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो देखने की, और उनसे अपने आप को कंपेयर करने की। बिल्कुल। मनु सर, आपने बात छेड़ी थी थोड़ी देर पहले ही फ्रीबीज़ की, और हमारे अतुल सर हैं, अतुल सिंह, फेयर ऑब्ज़र्वर के मुख्य संपादक, वो भी काफ़ी बार इस बात पे आलोचना करते हैं कि ये जो लाडली बहना योजना है, या अभी जो डीएमके ने निकाला है कि सारे महिलाओं को लैपटॉप बाँटेंगे, या जो आम आदमी पार्टी ने निकाला कि मुफ़्त की बिजली, मुफ़्त का बस, तो उनकी वो आलोचना करते हैं इन फ्रीबीज़ की। वो बोलते हैं कि इससे एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस भारत में आके खड़ा हो जाएगा। तो ये क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस? अगर आप सरल भाषा में समझा सकें तो? नहीं, देखिए, उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा जुड़ाव, पर मैं पहले फ्रीबीज़ से शुरू करता हूँ। हुँ, फ्रीबीज़ की आलोचना होती है, मैं मानता हूँ। लेकिन एक सच ये भी है कि अ, जो हमारे देश की आर्थिक संरचना जैसी है, जैसे बाकी देशों में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या निवेश बढ़ा, निवेश बढ़ने से क्या उद्योग लगा, उद्योग से आया रोज़गार और लोग खुश हो गए, हुँ, लोगों में प्रॉस्पेरिटी आई। हमारे यहाँ ऐसा हो नहीं पाता, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो होता क्या है कि हाँ, ग्रोथ हो गई, लेकिन जॉब नहीं बनी, और ये जॉबलेस ग्रोथ की जो प्रॉब्लम है, ये हम यूनाइटेड फ्रंट की जो सरकार थी, यानी देवेगौड़ा साहब की जब सरकार थी, हुँ, नरसिम्हा राव के बाद आए थे वो, तो तब से ये चल रही है समस्या। और इस समस्या का निराकरण जो है हम कर नहीं पाए। हमें अभी तक कोई सरकार रही हो, वो ये नहीं सॉल्व कर पाई कि भाई जॉबलेस ग्रोथ को कैसे, ग्रोथ तो अच्छी अभी भी 8% है, हुँ, 7%, 8%, लेकिन इतनी तेज ग्रोथ में भी जॉब्स क्यों नहीं अच्छी बनती? ये कुछ एक हमारी आर्थिक संरचना की दिक्कत है। तो अब उसका शॉर्टकट क्या है? उसको कैसे सॉल्व किया जाए? क्योंकि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड आप कैसे उठाएँगे? अगर जॉब नहीं मिलेगी तो सरकार बोलती है, अच्छा भैया ठीक है, हम सीधा-सीधा जो है पकड़ा देते हैं। हुँ, लेकिन उसमें एक नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि सरकार अब वो रोल निभा रही है जो प्राइवेट सेक्टर को करना चाहिए। यानी कि जॉब जनरेशन तो प्राइवेट सेक्टर का काम था। अब प्राइवेट सेक्टर कमा गया प्रॉफिट, लेकिन वो बाँट नहीं रहा, वो जॉब्स नहीं बना रहा। हुँ, सरकार कह रही है, एक तरफ अब देखिए, अब क्या मज़ेदार बात हो रही है, सरकार एक तरफ बेचारी पीएलआई भी दे रही है, बड़ी कंपनियों को कि भाई तुम कुछ प्रॉफिट बनाओ, उद्योग लगाओ, वो उन्होंने प्रॉफिट अपने पास रख लिया। अब उसके बाद सरकार फ्रीबी भी बाँट रही है। हुँ, तो दोनों तरफ से क्या हुआ कि दोनों के दोनों तरफ से सरकार जो है उसके हाथ से रेवेन्यू जा रहा है। तो वो भरपाई कहाँ से करती है? मिडल क्लास से। अब मिडल क्लास दुखी होती है कि भाई
वो हमसे बड़े हैं, वो ले गए, ये हैं, अब इनको मना नहीं कर सकते, हम फँस गए भई। तो एक जो इकोनॉमिक हमारा स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा-सा इस वक़्त उतना सुदृढ़ नहीं चल रहा है। हुँ, इसका क्या सॉल्यूशन है? ये मुझे लगता है पूरे देश को साथ बैठ के सोचना होगा। इसमें किसी एक पक्ष या विपक्ष के हाथों से नहीं हो पाएगा ये सॉल्व, जो मेरा मानना है। दूसरी बात आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की। तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है, उसका ज़्यादा जुड़ाव जो है, वो है आपके एक्सपोर्ट्स से, कि एक एज़ अ इकोनॉमी आप एक्सपोर्ट्स और इनकमिंग जो कैपिटल रिसीप्ट्स हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट या रेमिटेंसेस हैं, वो कितनी आ रही हैं। तो लोगों को समझाने को कि क्या ज़रूरत है, कि देखिए जब कभी भी आप बाज़ार में जाते हैं, आप किसी मॉल में गए, आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो क्या करना होता है, आपने कुछ खरीदा तो उसके बदले में आप यूपीआई से या पेमेंट करते हैं या कैश पैसा यानी रुपया देते हैं। अब आप बोले कि भाई नहीं, मैं ऐसा है कि भाई मेरे पास ना मेरे पास बहुत महँगी गाड़ी है, मेरे पास बहुत अच्छा घर है, लेकिन हुँ, अगर आपके पास उस वक़्त कैश नहीं है, हुँ, वो महँगी गाड़ी और घर किसी काम का नहीं, बिल्कुल, है ना? चाहे आप मानिए करोड़पति भी हों, लेकिन अगर उस वक़्त आपके पास 2000 नहीं है और बिल आपका 1500 का है, 1800 का है, तो वो सब किसी काम का नहीं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ये होता है कि जिस वक़्त आपको आवश्यकता होती है, उस वक़्त आपके पास विदेशी मुद्रा ना हो। हुँ, यानी कि देश ठीक है, देश फल-फूल रहा है, देश में सब बढ़िया है, लेकिन सपोज़ आप करिए आपके डॉलर खत्म हो गए, अब ये समस्या बन गई। तो इस प्रकार कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है। तो जब लोग बात करते हैं कि फ्रीबीज़ और बाकी उससे नुकसान हो रहा है, तो मेन बात इस तरफ इंगित कर रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पे हम उतना ध्यान नहीं दे पा रहे। हुँ, हमारे लिए डॉलर या कोई भी विदेशी मुद्रा, चाहे युआन हो, चाहे पाउंड हो, चाहे दिरहम हो अरब अमीरात का, वो कमाना ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं, तेल इम्पोर्ट करते हैं, खनिज इम्पोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत हम इम्पोर्ट करते हैं। तो जो-जो आप इम्पोर्ट करेंगे, उसके लिए आप रुपया तो दे नहीं सकते, उसके लिए आपको बिल्कुल, विदेशी मुद्रा देनी होगी। तो विदेशी मुद्रा कमाना इसलिए बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे हम कहीं न कहीं थोड़ा-सा इस वक़्त मार खा रहे हैं। बिल्कुल। मनु सर मेरे को एक चीज़ आपसे पूछनी है कि हम लोग काफ़ी बार खुश होते हैं कि हमारी जीडीपी 4 ट्रिलियन की हो गई, 4 ट्रिलियन की हो गई और एक तरफ हम देखते हैं कि हमारी अगर जीडीपी पर कैपिटा देखी जाए, तो अफ्रीका के लेवल्स पे है। इन दोनों में से इन दोनों में पहली बात तो अंतर क्या है? और दूसरा किसी देश की अगर अर्थव्यवस्था देखनी है, तो उसके लिए जीडीपी के आंकड़े देखने ज़रूरी हैं, जीडीपी पर कैपिटा के देखने या दोनों के? तो देखिए फिर वही बात अर्थशास्त्रियों वाली आती है, वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड। इसमें दोनों बातों का मैं कोई कसूर नहीं निकालूँगा। लेकिन मैं समझाता हूँ बात क्या है कि जब हम बात करते हैं कि 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गई, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये हुँ, सेलिब्रेशन योग्य है, इसका स्वागत करना चाहिए कि हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि क्वांटिटी की भी अपनी एक क्वालिटी होती है। वही देश है, वही लोग हैं, हाँ, जनसंख्या बढ़ गई है, लेकिन हुँ, फिर भी हम जो हैं, जहाँ से शुरू हुए थे, जब हम 1947 में पीछे मुड़ के देखते हैं, जहाँ पे मुश्किल से किसी गाँव में बिजली थी और पेयजल तो जाता ही नहीं था, सामाजिक रूप से हम कहाँ थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40s में थी, तो बिल्कुल। उससे लेके आज जहाँ हम आ गए हैं, हमने बहुत कुछ किया है और ये 4 ट्रिलियन उसका सबूत है। लेकिन समस्या क्या है? अपने आप में तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम कहें तो साउथ कोरिया भी कोई बहुत दूर नहीं था, 47 में हमसे। उस वक़्त ताइवान भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं था। और छोड़िए सिंगापुर और देखिए उस वक़्त सबसे बड़ा शहर ये मैं सबको बताना चाहूँगा, सबसे बड़ा शहर 47 में अगर आप तुर्की से लेके जापान तक जाते थे, तो सबसे बड़ा शहर कलकत्ता पड़ता था, हुँ, सबसे ग्रैंड शहर। मतलब आप कहते थे अरे कलकत्ता जा रहे हैं और सिंगापुर क्या था? एक छोटा-सा ट्रेडिंग पोर्ट, हुँ, मिड साइज़ कह लीजिए। कलकत्ता उसके मुकाबले बहुत बड़ी चीज़ होता था। लेकिन अगर आज हम बोलें कि अरे हम सिंगापुर जा रहे हैं या बोले हम कलकत्ता जा रहे हैं तो फ़र्क आ गया। क्यों हुआ? क्योंकि कंपैरिज़न में कोई आपसे तेज़ दौड़ गया, हुँ, है ना? तो
अपने आप में तो आपने की तरक्की, कोई ब इसमें है ही नहीं। देखिए भुखमरी हमने मिटा दी अपने देश में, बहुत बिल्कुल। बड़ी बात है ये। लेकिन अब बोलें कि भई भुखमरी मिटी और वहाँ जो दूसरे लोग हैं, वो तो मतलब औद्योगीकरण करके हाई इनकम कंट्री बन गए। अब तो कोई मु फिर ये तो कोई मुकाबला भी नहीं बचा। हुँ। तो अपने आप में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक राष्ट्रीय तौर पे एक गलती क्या है कि हम अपने कॉम्पिटिशन को बाकी देशों को ध्यान से नहीं देख रहे और उनसे कम्पीट नहीं करना चाह रहे। अब और यहाँ क्या हम आती है कर आपके सकते हैं सर? क्योंकि अगर आपने जैसे सिंगापुर बोला, अब सिंगापुर तो कलकत्ता जितना ही है। अब हुँ, उनके पास बाकी उनकी दिक्कतें नहीं हैं, उनके उतने आँकड़े ही नहीं हैं, उनको उतनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन से झेलना ही नहीं है। हुँ, हमारा जो अगर मेरे हिसाब से जो कंपैरिज़न होना चाहिए, सीधा चीन से होना चाहिए क्योंकि चीन और हमारी भी अर्थव्यवस्था 1947 में सेम ही थी। आँकड़े बिल्कुल। और जो पॉपुलेशन का जो साइज़ है, जो बेस है, उनका भी बराबर था, हमारा भी बराबर था। सिंगापुर हाँ, तो कर सकता था क्योंकि बहुत छोटे थे, तो वो फटाफट हो सकता है। आप मान लीजिए कि हमारे देश में एक चंडीगढ़ इतना अच्छा क्यों है क्योंकि छोटी जगह है, उसको मेंटेन करना, उसको सेफ रखना आसान है। सिंगापुर के साथ भी वही हो गया। हुँ। तो क्या हम और ये काफ़ी आजकल लोग दुबई के साथ कंपैरिज़न करते हैं, वहाँ के भी आँकड़े एक शहर जितने ही बराबर हैं। लेकिन हमारे जैसे देश जहाँ संख्या ही इतनी ज़्यादा है, कैसे हम इसको हम बदल सकते हैं और हम हाई इनकम कंट्री बन सकते हैं? देखिए यहाँ पे ये बात मैंने सिंगापुर के ही लोगों से पूछी। मैंने कहा कि भाई आपका तो एक शहर ही है। मैं बिल्कुल, सिंगापुर में पढ़ता था तब, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने वहाँ के लोगों से ही पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप बताइए, आप तो बोलते हैं आपने इतना अच्छा किया। मैंने कहा और मैं मानता हूँ आपने किया, लेकिन आपका देश तो उतना सा है ना, तो हम तो बहुत बड़ा देश चला रहे हैं, हमारा क्या? तो उनका ये जवाब था कि ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, अगर आपका देश बड़ा है तो आपके पास संसाधन भी हमसे ज़्यादा थे। वो क्या बोलते हैं, ना हमारे पास कोई खनिज पदार्थ, ना हमारे पास वो फ्रेश वाटर भी नहीं है उनके पास अपना, वो भी मँगाते हैं वो मलेशिया से, सोचिए। तो कहते हैं एक ऐसा देश जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, कुछ नहीं है, हमने तो वहाँ पे मतलब मिट्टी में से सोना उगा लिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, आप चाइना से करिए मुकाबला, ठीक है, कोई बात नहीं। चाइना से पता है मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि चाइना एक्चुअली बहुत 2-3 लीग आगे खड़ा हो गया है एकदम से। बिल्कुल, 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 अब बिल्कुल। चाइना की बात करने में थोड़ा ये लगता है कि भाई नहीं, मतलब वो कुछ ज़्यादा आप एम्बिशियस हो रहे हैं। अभी आप थोड़ा पीछे की बात कर लें। मतलब मेरे तो सवाल ही है सर कि जब वो एम्बिशियस हो सकते थे, तो हम क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए उसके पीछे कल्चरल कल्चरल फैक्टर बहुत ज़रूरी है कि चाइना में जो एक सामाजिक कंसेंसस था, एक सामाजिक राय थी, वो बन गई थी हुँ, 1980 के दशक में कि हमें जो है बहुत आगे की कतार में खड़े होना है। और वो क्यों आई वो राय, उसका बड़ा एक कारण था कि चाइना एक मामले में बड़ा लकी रहा कि उन्होंने ये देखा कि उनकी पेरिफेरी पे यानी उनके बॉर्डर्स के आसपास 2-3 बड़े क्षेत्र थे जो आर्थिक महाशक्ति बन गए थे। ताइवान था, ठीक है? तो ताइवान में भी चाइनीज़ ही रहते हैं कल्चरली स्पीकिंग, है ना? हुँ, वो देश का हिस्सा और उसको लेके लड़ाई-झगड़ा है, लेकिन हांगकांग था फिर। हुँ, हांगकांग में भी चीनी रहते थे, चीनी बोलते थे। अब हांगकांग जिस किसी को पता हो 1980 में हांगकांग का क्या स्टेटस था। हांगकांग तो वो शहर था कि भई शहरों में शहर माना जाता था 80 में। तो चीनियों को ये लगने लगा था कि अगर हमारे कज़िन्स जो उस वक़्त उधर रह गए, हुँ, वो हांगकांग बना सकते हैं, वो ताइपेई शहर बना सकते हैं और उनके थोड़े और दूर के कज़िन सिंगापुर बना सकते हैं, बिल्कुल, तो क्योंकि हम वहाँ क्यों भी नहीं? चाइनीज़ है। हाँ, वहाँ भी चाइनीज़ है, चाइनीज़ बोलते हैं वो। बिल्कुल। हाँ, खुद को चाइनीज़ कहलाते नहीं है, उसको लेके थोड़ा उनको है कि हाँ, नहीं नहीं वो हम सिंगापुरियन ही हाँ, मानते हैं लेकिन हाँ, उनकी एथनिसिटी अगर देखें तो वो हाँ, चाइनीज़ ही मानी हाँ, जाएगी। तो वो रिश्तेदारी तो देखो है ना। बिल्कुल। तो कहने का ये था कि उन लोगों को लगा कि भाई अगर वो सब हमारे भाई-बंधु कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। हुँ, जैसे कुछ-कुछ हमारे देश में भी देखिए राय बनी जब हमारे जो सगे-संबंधी हैं वो अमेरिका जाके टेक्नोलॉजी सेक्टर में कितने सक्सेसफुल हुए, तो एक आया कि भाई भारत भी कुछ कर सकता है टेक में और हुँ, किया भी हमने थोड़ा किया। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात ये है एक शहर बसाने को लेके उसमें हम चूक गए, हमारे सामने शायद कोई एग्ज़ाम्पल नहीं था। अम, और जब तक हम अच्छे शहर नहीं बनाएँगे, जब तक हम औद्योगीकरण नहीं करेंगे, तो वो कल्चरल चेंज नहीं आएगा, जिससे हम विकसित कहला सकें। और यहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज़रूरी होती है। पर हुँ, कैपिटा इनकम क्यों ज़रूरी है कि देखिए, पर कैपिटा इनकम सिर्फ़ ये नहीं होता कि भई हर आदमी के पास, हर व्यक्ति के पास बहुत पैसा आ गया, नहीं।
पर कैपिटा इनकम एसोसिएटेड होती है कि भाई ना सिर्फ सब लोगों के पास बेसिक ज़रूरतें हैं, बल्कि अब वो कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग कर सकते हैं। हायर हुँ, ऑर्डर थिंकिंग का मतलब क्या है? कि अगर एक ट्रैफिक जाम लगा है और एक ही लेन खाली है, तो लोगों को इतनी समझ आ जाती है सबको कि भाई देखो इस लाइन में खड़े रहेंगे, उधर से ट्रैफिक निकलने दो नहीं तो जाम लगेगा। हुँ, वो एक भगदड़ जो होती है, एक डर होता है। डर अभी क्या है? अगर मैं नहीं निकला ना कोई और निकल जाएगा यहाँ से। अगर मैं लाइन तोड़ के आगे नहीं गया ना तो अभी कोई और भागेगा आगे, लाइन तोड़ेगा। हर जगह आप जाइए, आप धक्का-मुक्की, एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़, ये परिचायक होता है उस सोसाइटी का जहाँ पर कुछ कमी होती है। और ये कमी तभी पूरी होती है जब लोगों के पास बेसिक ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हो जाएँ, बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ और उसके साथ थोड़ा कुछ और आ जाए। फिर लोगों बिल्कुल, में थोड़ी शांति आने लगती है, एक सिविलाइज़ेशनली वो थोड़ा अपलिफ्ट होने लगते हैं। तो इसलिए पर कैपिटा इनकम को अर्थशास्त्री बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं क्योंकि उसके बाद देखा गया है कि अक्सर जो समाज है उसमें मूलभूत परिवर्तन आता है। अ, फीमेल्स के लिए सेफ्टी आती है, हुँ, जेंडर इनइक्वालिटी कम होने लगती है, लोग आपस में एक-दूसरे के प्रति कम हिंसक होते हैं। उन सब के लिए ज़रूरी होगा कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़े और रैपिडली बढ़े। अगर नहीं बढ़ती है तो ये देखा गया है कि जिन कंट्रीज़ में पर कैपिटा इनकम कम रह जाती है, वहाँ पर अक्सर सोशल स्ट्राइफ एक-दूसरे के प्रति कि भाई अरे मैं इस कम्युनिटी से, वो उस कम्युनिटी से, वो उन छोटी बातों में फँस के रह जाते हैं। हुँ, तो अगर वहाँ से आगे निकलना है तो पर कैपिटा इनकम चाहिए। फिर हाँ, फिर वहाँ 4 ट्रिलियन का जीडीपी उतना काम नहीं आता। वहाँ आपका काम आएगा कि आपकी पर कैपिटा इनकम 4-5 हज़ार डॉलर के ऊपर है कि नीचे है। बिल्कुल। ये मनु सर, हमने आधे घंटे बात कर ली और मैं अब उस विषय पे आना चाहता हूँ जिससे लोग जनरली अपनी बातें शुरुआत करते हैं, वो है हुँ, डोनाल्ड ट्रंप। हुँ, डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे ज़्यादा टैरिफ्स लगा रखे हैं भारत पे पूरी दुनिया में। हुँ, और अभी तो लग नहीं रहा कि वो हटेंगे, क्योंकि कोई डील साइन नहीं हो रही है। तो पहली बात तो इन टैरिफ से हमको क्या असर पड़ रहा है? और दूसरी बात, काफ़ी अमेरिकी बोलते हैं कि टैरिफ से उनकी महँगाई बढ़ती है, तो क्या ये हुँ। बात सच है? और तीसरी चीज़ कि ये जो डील होगी, जो ट्रेड डील है, आपने तो काफ़ी इस पे पढ़ाई की है, इसमें क्या क्या चीज़ की कमी है कि ये डील हो नहीं रही है? क्या ये सिर्फ़ डील की बात है या अब इसमें पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स आ गई है? ठीक है, अब ऐसे करते हैं इसमें कि आप 3 सवाल एक-एक करके पूछिए और मैं उसका उत्तर दूँगा, फिर आप दूसरा डालिए, फिर आप तीसरा करिए। ऐसे बिल्कुल, चला तो आप शुरुआत पहले करते हैं सवाल कि से हाँ, हुँ। हाँ, शुरुआत करते हैं कि ट्रम्प ने टैरिफ्स लगा रखे हैं भारत पे, तो भारत पे टैरिफ्स का क्या असर है? देखिए, भारत पे टैरिफ्स का सीधा-सीधा असर है कि हमारे जो एक्सपोर्ट जिन क्षेत्रों में तो पहली बात, टैरिफ हर एक्सपोर्ट पे नहीं लगे हैं। जैसे कि कुछ सेक्टर्स जो अमेरिका के लिए ज़रूरी हैं, उस पे हुँ, उन्होंने कहा है कि अभी हम टैरिफ नहीं लगाएँगे। जैसे कुछ फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सेक्टर है, कुछ मेरे ख्याल से ऑटोमोटिव पार्ट्स को लेके भी था। शायद था कि नहीं पर वो एक चेक कर लीजिएगा। लेकिन हर इंडियन एक्सपोर्ट पे उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया है, लेकिन जहाँ लगाया है, वहाँ हमारा नुकसान थोड़ा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये किस टाइप का नुकसान होता है? क्या नौकरियाँ जा रही हैं या जो सामान बना रहे हैं, वो कोई और खरीद नहीं रहा है, तो उसके लिए हमें कहीं सस्ते में बेचना पड़ रहा है? देखिए, आर्थिक नीतियों का असर हमेशा त्वरित नहीं होता, उस क्षण तत्क्षण नहीं होता, उस वक़्त नहीं होता। क्या है ना, आपने आज कोई पॉलिसी चेंज किया है, तो उसका असर अगले 6 महीने, साल के बाद से आना शुरू होता है। तो जैसे अगर एक्सपोर्ट में अगर लॉस होगा, तो कंपनी क्या करती है कि वो पहले 6 महीने, पहला 1 साल झेलने की कोशिश करती है कि शायद स्थिति बदल जाएगी। हुँ, तो उस जॉब लॉस उतना बड़ा उस वक़्त नहीं होता। लेकिन धीरे-धीरे क्या है, अगर ये पॉलिसी नहीं बदलती, हुँ। तो हमें उसका असर नौकरियों के क्षेत्र में और उत्पादन के क्षेत्र में देखने को ज़रूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, तो अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमिस्ट खुद बोलते हैं कि ट्रम्प ने जो टैरिफ्स लगाए हैं, उसकी भरपाई अमेरिकन्स को ही करनी पड़ेगी। क्या ये बात सच है? देखिए ये सच है लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, उसके बाद से अमेरिका में अ, 2 वर्ग बन गए। यानी कि एक श्रमिक वर्ग था, हुँ, जो लूज़िंग साइड पे चला गया और एक मैनेजरियल क्लास थी। कैपिटलिस्ट नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हुँ, मैनेजरियल क्लास यानी जो व्हाइट कॉलर वर्कर्स थे,
व्हाइट कॉलर वर्कर्स जो थे उनको लाभ हुआ, जो ब्लू कॉलर वर्कर्स थे उनका नुकसान हुआ। हुँ, तो अब जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं उसमें क्या है कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि री-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो, जिसमें कि जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं वो बने। हुँ, और नेचुरल सी बात है, ज़ाहिर-सी बात है कि जो कंज़म्पशन है, वो तो वही करेगा जिसके पास पैसा होगा। बिल्कुल। पैसा किसके पास था? व्हाइट कॉलर क्लास के पास। तो हाँ, अमेरिकन्स दे रहे हैं, उसके जब टैरिफ लगता है तो अमेरिकन्स बिल्कुल उसको पे कर रहे हैं, लेकिन ये वो अमेरिकन्स हैं जो विनर्स थे पिछले राउंड के और जो शायद ट्रम्प के समर्थक भी नहीं है। हुँ, ये समझने वाली बात है कि ट्रम्प जो है अपने समर्थक वर्ग का पूरा ख़्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। मनु सर, अब मेरा ये तीसरा सवाल ट्रम्प को लेके ये है कि हमारी जो ट्रेड डील है वो किस चीज़ पे आके अटकी हुई है? क्या ये अब सिर्फ़ ट्रेड की बात है या ये पूरी जियोपॉलिटिक्स की बात हो गई है? देखिए, अगर जियोपॉलिटिक्स को ना माना जाए तो वो तो सच नहीं होगी, जियोपॉलिटिक्स की बात है। इस वक़्त अमेरिका और चाइना में होड़ मची है कि कौन भारत में ज़्यादा अपना ज़ोर दिखा सकता है हुँ, और वो दोनों ही भारत को अपने-अपने पाले में ले जाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। हुँ, अब ट्रेड डील कहाँ फँसी है, इसका देखिए, जो अगर अमरीकियों की मैं राय बताऊँ तो उनको ये लगता है कि भई हम चाइना से इतना कुछ इम्पोर्ट करते हैं, जो कि सत्य भी है। भारत हर साल मेरे ख्याल से 100 अरब के आस-पास शायद इम्पोर्ट चाइना से ले आता है चीज़ों का। बिल्कुल। तो वो बोलते हैं कि भाई चाइना से आपका बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाइना से आपकी जंग भी हो चुकी है पीछे, है ना? और वो कोई आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि सबसे फ्रेंडली दोस्त है आपका, मतलब अगर बाकी देशों से तुलना करें। तो कहते हैं कि आप उनके साथ तो इम्पोर्ट्स कर सकते हो। लेकिन जब हमारे इम्पोर्ट्स की बात आती है, तो आप ऐसे बोलते हो कि भई ये तो मतलब घनघोर पाप हो जाएगा, ऐसा क्यों? हुँ, तो ये उनकी एक राय है, इसका एक हमें अच्छा उत्तर देना होगा। मैं ये नहीं कहता कि जो वो कह रहे हैं वो सब सही है, लेकिन कम से कम उसका एक तार्किक उत्तर हमारे हुँ, पास होना चाहिए कि अगर हम चीन से इतना सामान इम्पोर्ट करते हैं, तो अमेरिका से क्यों नहीं करते? और अगर अमेरिका से इम्पोर्ट करना गलत है, तो चीन से इम्पोर्ट करना क्यों सही है? इसका एक तार्किक उत्तर हमें देना होगा। पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है कि उनके हिसाब से जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, तो भारत में एक्सपोर्ट्स का ट्रेडिशनल कुछ 1-2 सेक्टर्स छोड़ के कोई बहुत अच्छे एक्सपोर्ट्स थे नहीं। हुँ, पूरा सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट जो है वो उनकी कंपनियों ने ही बिल्डअप किया। बिल्कुल। तो वो ये कहते हैं कि भई देखिए, उस वक़्त हमने तो कोई शर्तें नहीं लगाई, जबकि हम ताकतवर थे। हम उस वक़्त उभरती ताकत थे, हमारी पीक थी, हम हाइपर सुपर पावर, जो भी मतलब और भी कुछ लगाना हो विशेषण आप लगा लीजिए, वो थे वो। तो कहते हैं जब हमारा दौर था तो हमने तो भई आपको एक पूरा सेक्टर पनपाया आपके यहाँ, सब कुछ किया। तो अभी हमें कुछ ज़रूरत है तो आप भी थोड़ा-सा एक आधा कदम आगे बढ़ाइए। ये भी उनका एक है तर्क। तो उसका भी हमारे पास उत्तर होना चाहिए, क्योंकि देखिए, ट्रेड डील या नेगोशिएशन कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं होता। इसमें 2 तरफ के अर्थशास्त्री, 2 तरफ के नेगोशिएटर बैठते हैं और एक-दूसरे से बात करते हैं कि भाई दोनों देशों के लिए एक जो अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ है वो क्या हो सकता है। अभी जब मैं कमेंट्री देखता हूँ भारत में या अमेरिका में, तो दोनों तरफ बहुत उत्तेजना है। हुँ, अरे ये, अरे वो, नहीं ऐसे नहीं सोचते। अर्थव्यवस्था जो है, कॉमर्स जो है, उसमें गर्मी का कोई स्थान नहीं होता। उसमें हुँ, आपको सूझ-बूझ से, ठंडे दिमाग से ऐसी चीज़ सोचनी होती है जिसमें दोनों का भला हो, बिल्कुल। है ना? गर्मी का काम सिर्फ़ युद्ध में होता है और युद्ध हमें करना नहीं, है बिल्कुल। ना? जी, हम वैसे ही बुद्ध का देश हैं, तो बिल्कुल। मनु सर, एक चीज़ जो बहुत लोग बात करते हैं कि भारत में जो मिडल क्लास है उसको बहुत निचोड़ा जाता है, स्पेशली टैक्स के मामले में देखा जाए, इनकम टैक्स के मामले में देखा जाए तो सब लोग यही बोलते हैं कि जब यूएई में इनकम टैक्स नहीं है तो हम भारत में इनकम टैक्स क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम टैक्स जीएसटी में नहीं देते, अगर आप खाने भी जाएँगे तो आप जीएसटी देंगे, आप चिप्स का पैकेट भी लेंगे तो आप जीएसटी देंगे। तो लोग यही कहते हैं कि इनकम टैक्स अगर हटा दें तो क्या दिक्कत है? हटा दीजिए, मिडल क्लास के लिए अच्छा हो जाएगा। आपको क्या लगता है? देखिए, इनकम टैक्स का मुद्दा थोड़ा-सा अ, कठिन मुद्दा है। इसमें जो 1991 के रिफॉर्म्स के बाद राय बनी थी, वो ये थी कि मिडल क्लास पे से धीरे-धीरे टैक्सेशन का बोझ कम किया जाएगा हुँ, और कॉर्पोरेट पर भी कम ही किया जाएगा। लेकिन
मुझे लगता है कि जब ये एनडीए 2 सरकार जब आई, तो उसमें ये राय बनी कि हमें ईस्ट एशिया मॉडल फॉलो करना चाहिए, जिसमें कि जो टैक्सेशन है मिडिल क्लास पे उसको यथावत रहने दो, उसको हुँ, छेड़ो मत, ना घटाओ ना बढ़ाओ। लेकिन जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है उसको ड्रास्टिकली लोअर करो, ताकि जब कॉर्पोरेट बैलेंस शीट अच्छी होगी तो उससे उनके पास पैसा होगा निवेश करने के लिए। हुँ, निवेश होगा तो ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ होगी उससे जॉब्स बनेंगी और मिडिल क्लास एक्सपैंड होगी बल्कि, है ना? बिल्कुल। तो और ये हुआ है, देखो ये मॉडल सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है ईस्ट एशिया के बहुत सारे देशों में। लेकिन शायद हमारे यहाँ ये चल नहीं पा रहा। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ये मॉडल, या कुछ बोलेंगे कि भाई नहीं, इसको लगाना ही गलती था, वो अलग बात है। लेकिन ये एक बड़ा वैध मॉडल है, ये यूज़ हुआ है, हमारे यहाँ शायद नहीं चल पा रहा है। इस कारण अब मिडिल क्लास को ये लगने लग गया है कि अगर आप कंपेयर करें, एक हम हैं और ईस्ट एशिया की जो बाकी मिडिल क्लास के लोग हैं, तो उसमें शायद टैक्स बर्डन कुछ ज़्यादा है। और दूसरी हुँ, बात एक जो मुझे समस्या नज़र आती है कि अभी की जो सरकार है उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि जब वो कहते हैं कि भाई सब अब मानिए किसी की इनकम 20 लाख रुपए, और ये बहुत सारे दर्शक भी सोचेंगे कि अरे 20 लाख की इनकम है, अभी तो ठीक है। उसको आप एचएनआई या एचएनआई समान टैक्सेशन में डाल देते हैं। तो हुँ, आज के दौर में 20 लाख की इनकम उतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं रह गई है, हुँ, जो कभी होती थी। बिल्कुल, तो तो मुद्रास्फीति रही है, काफ़ी बड़ी है। घर बहुत महँगे हो गए हैं। बिल्कुल। अगर आपको घर खरीदना हो, अ, हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन है उनके लिए घर खरीदना उतना महँगा नहीं था, जितना आज शायद हमारे लिए हो गया है। हम तो उन शहरों में अब घर नहीं खरीद सकते, जहाँ पर लोग पहले आम तौर पे रहते थे, अब आउटस्कर्ट्स का सोचना पड़ता है या उससे भी बिल्कुल, परे बिल्कुल। सोचना पड़ता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारे जो सत्य हैं और तथ्य हैं, इनको लेके एक एक संयुक्त रिस्पॉन्स जो है, एक एकीकृत रिस्पॉन्स जो है, वो हमें दिखा नहीं है अभी तक। और शायद सरकार की ये गलती है। इस कारण इनकम टैक्स को लेके लोगों में विरोध के स्वर हैं कि उन्हें लगता है कि भाई पैसा तो दे दिया, मिला क्या? अब क्या होता है, उन्हीं का भाई, उन्हीं का कज़न जो होता है, वो कोई दुबई में नौकरी कर रहा है, कोई सिंगापुर में नौकरी कर रहा है, या कोई कहीं हांगकांग में है, या अ अमेरिका में है। चलिए अमेरिका में आजकल थोड़ा दिक्कत है। तो वो ये कहते हैं यार भाई देखो उनको तो ये सब मिल रहा है, अगर टैक्स दे रहे हैं, या टैक्स ही नहीं दे रहे अगर दुबई में है, हुँ, तो और उसके बदले हमें। तो वही वही समस्या कि अपने आप में आपने किया है, अच्छा किया है। लेकिन आपको इस बात का आदी बनना होगा, और ये बात नेताओं पे भी होती है लागू, ये बात ब्यूरोक्रेट्स पे भी लागू होती है, और सिटिज़न्स पे भी लागू होती है कि आप कॉम्पिटिशन में खड़े हैं बाकी देशों से। हुँ, तो जब तक आप उनके मुकाबले अच्छा नहीं परफ़ॉर्म करेंगे, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि आप सक्सेसफुल हैं। सिर्फ़ इस बात पे कि भई ये वो बात हो गई कि भई आज से 2 साल पहले मैं 7वीं कक्षा में था, आज मैं 9वीं में हूँ, देखो मेरा विकास। अच्छी बात है, आप आ गए 9वीं में, हुँ, लेकिन आप फर्स्ट नहीं आए, हुँ, आप सेकंड नहीं आए, वो तो आपके सहपाठियों के साथ ही देखा जाएगा ना आपका मुकाबला। वो चीज़ में हम पिछड़ रहे हैं, उससे फिर तरह-तरह के विरोध के स्वर आते हैं, किसी को इनकम टैक्स नहीं पसंद आता, कोई जीएसटी से नाराज़ रहता है, कोई जो बिल्कुल, है बोलता है कि भाई सभी कुछ खराब है, हमें हिमालय चले जाना चाहिए। तो बिल्कुल। तो वो सब तो देखिए होता है और होता रहेगा, उसका मेरे ख्याल से यही उत्तर है कि हमें बाकियों के कॉम्पिटिशन में अच्छा बनना पड़ेगा। हुँ। मनु सर, मैं ये जो आपने रियल एस्टेट का टॉपिक छेड़ा है, इस पे तो मैं आपसे एक लंबी अलग चर्चा करूँगा, क्योंकि मेरी भी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे मेरे जैसा नौजवान आजकल तो सोचता है कि हम तो भूल ही जाते हैं शहरों को, हम हुँ, तो पहले ढूँढने भी लगते हैं तो पहले कहीं दूर ही देखते हैं। और हुँ, इसमें सिर्फ़ इकोनॉमी और हमारी जो इनकम है उसका ही एक हाथ नहीं है, इसमें काफ़ी ब्लैक मनी का है, और हुँ, एक-एक इंसान के पास 12-12, 13-13 फ्लैट हैं। तो बिल्कुल। वो भी एक एक चीज़ है, वो एक एकदम अलग मुद्दा हो जाएगा। तो हुँ, मैं आपसे ये समाप्त करने के लिए मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था चल रही है, हुँ, हम लोग तो खुश होते हैं कि हाँ, आईएमएफ भी ग्रोथ रेट अच्छा दे रहा है। हम लगातार हर क्वार्टर 6 साढ़े 6 प्रतिशत से ऊपर परफ़ॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वो एक वो झटका
जो हम अपने जो एक वो बूस्ट होता है ना एकदम से कि जैसे लोगों को सबको याद है 1991 रिफॉर्म, उतने उस उतने प्यार से हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि आगे की जो पीढ़ियां हैं वो याद रखें कि ये एक रिफॉर्म आया था जिससे हमारी देश की पूरी पूरी जो जो छवि है वो बदल गई थी। देखिए, हमारे देश की समस्या क्या है कि आज़ादी के बाद से हमने जो कॉलोनियल स्टेट थी, हम्म। जो ये सारे दर्शकों को मैं समझाना चाहूँगा कि जब अंग्रेज़ों ने एक प्रशासन का तंत्र बनाया, तो उन्होंने वो तंत्र ऐसा रखा जिसमें कि नागरिकों को बहुत ज़्यादा बोलने का अधिकार नहीं था और जो उस समय का तंत्र था, स्टेट थी, उसके पास सारी पावर्स थी। हम्म। तो आज़ादी के बाद हमने उसी तंत्र को बरकरार रखा। अब उसमें नुकसान क्या है कि जब आर्थिक स्वतंत्रता की बात आती है या आर्थिक आप कह सकते हैं एक खुलापन जो होता है जिसमें हम्म। कि तरह-तरह के आइडिया, तरह-तरह के बिज़नेस पनप सकें, वो बनाने में हम एक देश के तौर पे नाकाम रहे हैं। और इसमें हम्म। किसी एक सरकार का कोई कसूर नहीं है। इसमें सबने अपने-अपने तरफ से कोशिश करी और शायद नहीं हो पाया। हमें सोचना चाहिए क्यों नहीं हो पाया। तो यहाँ पर अब दिक्कत ये है कि जब तक हम आर्थिक स्वतंत्रता को एक मूल मुद्दा नहीं बनाएँगे। अब मैं अब एक एक थोड़ी-सी कंट्रोवर्शियल बात बोलता हूँ कि अगर आप सिंगापुर, दुबई या चाइना की भी बात करें, तो उन देशों में आर्थिक स्वतंत्रता मैं राजनीतिक नहीं बात कर रहा, राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे यहाँ अच्छी है, हमारे यहाँ बिल्कुल। ज़्यादा है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता शायद उनके यहाँ ज़्यादा है। तो जब तक आर्थिक स्वतंत्रता अब आप बोलेंगे आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है? आर्थिक स्वतंत्रता होती है कि फॉरेन एक्सचेंज लिबरलाइज़ होना, कि भाई इंडिया में एक कंसल्टेंट बैठा है, वो फटाफट बिलिंग कर रहा है और बोल रहा है, एक क्लाइंट मेरा अर्जेंटीना में है, एक मैंने जर्मनी के आदमी के लिए काम कर लिया, एक उधर किया, सबसे पैसा आ रहा है, मुझे आरबीआई कोई तंग नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा। अभी क्या होता है, ये फॉर्म लाओ, वो फॉर्म लाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। व्यक्ति बोलता है, ऐसा है भाई साहब, मेरे से नहीं होगा या मैं देश छोड़ के कहीं और से काम करूँगा। ये हो रहा है। हम्म। तो उसी तरह से किसी को संयंत्र लगाना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, तो वो पहले ही आ जाते हैं सारे महानुभाव, ये साहब हैं, वो साहब हैं, उनसे बड़े और साहब हैं। अब वो सब साहब लोग से ही आप बात करते रहते हो, काम बेचने कब जाओगे कुछ और होगा कब कुछ? तो आर्थिक स्वतंत्रता की बहुत बड़ी दिक्कत है और जब तक तो 91 में क्या हुआ, चाहे प्रेशर में कहिए या कहिए कि उस वक़्त जो उस वक़्त प्रधानमंत्री भी मैं कहूँगा नरसिम्हा राव जी और उनके फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, बाद में वो प्रधानमंत्री बने। उनका जीनियस था कि उन्होंने सोच लिया था कि भई अब एक लिबरलाइज़ेशन हमेशा याद रखिए लिबरलाइज़ेशन, लिबरल बनाना है ना? तो जब तक तंत्र लिबरलाइज़ नहीं होगा, रिफॉर्म्स की हर कोई बात करता है, ये बदला, वो बदला, नहीं, लिबरलाइज़ करिए, लिबरल बनाइए। जब लिबरलाइज़ करेंगे ना, तो लोगों को खुद ही पता चल जाता है, फ़ील गुड फैक्टर खुद आ जाता है हम्म। और विदेशी निवेशक भी बड़ा तेज़ होता है, उसको भी दिख जाता है, अरे वाह भाई! ये हो गया, भागो यहीं डालो पैसा आप। तो वो सारे चीज़ों का हल जो है, वो आर्थिक स्वतंत्रता में छुपा है। एक छोटे से छोटा आप कहिए बिज़नेसमैन, अब मैं तो ये बोलूँगा कि जो एक खोमचा भी लगाता है, एक बेचारा जो कोई चना और गरम भी बनाता है, वो भी बिज़नेसमैन ही तो है। बिल्कुल। उसकी स्वतंत्रता जब तक सुनिश्चित नहीं होगी ना क्योंकि देखिए, जितनी स्वतंत्रता उसे मिली है, उतनी ही किसी कारखाने वाले को मिलेगी। ये हमारे यहाँ लोग बोलते हैं अमीर-गरीब में बड़ा भेदभाव है, आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करके देख लीजिए, आपका वही हाल होगा। तो उसमें यहाँ पे हम समान हो जाते हैं, यहाँ पे कोई अमीर-गरीब का भेदभाव नहीं है, उतना ही आपको प्रेशर झेलना पड़ेगा। तो ज तो मेरे लिए मानक यही होगा कि जब वो एक छोटे से छोटा व्यापारी, बिज़नेसमैन जो है, जब उसको स्वतंत्रता अनुभव होने लगेगी, तब देश में आप देखेंगे माहौल बदल जाएगा और लोग कम कंप्लेंट करेंगे, कम नाराज़ होंगे और एक एक फ़ील गुड फैक्टर आपको सड़कों पे दिखेगा। बिल्कुल। तो सर मनु सर इसको बदलने के लिए करना क्या है हमें? क्या आपने कहा कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसके लिए थोड़ी-थोड़ी मेहनत की। अभी जैसे मेरे भी कई मित्र हैं जो बोलते हैं कि अब उन्हें अपना बिज़नेस करना है, उसको रजिस्टर करना है तो
मात्र 3 दिन में हो जाता है। ऑनलाइन सबमिट करना होता है सब कुछ और उनको सब कुछ मिल जाता है। पहले 26-26 दिन, 30-30 दिन लगते थे, लाइन में लगना पड़ता था, घूस भी देनी होती थी। आजकल तो सब डिजिटल हो जाता है। तो ये काम तो बिल्कुल हुआ है। लेकिन वो अब क्या रह गया है? कहाँ हम फँस गए हैं? मैं बताता हूँ, देखिए एक जो कल्चर ऑफ बीइंग बिज़नेस फ्रेंडली है, कि जो जैसे टैक्सेशन के अवसर हैं, वो नॉन एडवर्सेरियल हों। जैसे अ, आप सिंगापुर की बात करें, अगर सिंगापुर ज़्यादा एडवांस है, तो हम थाईलैंड की बात कर लेते हैं, हम मलेशिया की कर लेते हैं, इंडोनेशिया ले लेते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा करीब है। हुँ, तो इन सब जगहों में क्या होता है कि एक ऐसा नहीं होता कि भई अगर मैं अफ़सर हूँ, तो मैं इसी सोच से आऊँगा कि यार ये तो कुछ गड़बड़ ही कर रहा होगा। हुँ, एक एक ये होता है कि नहीं, मैं भी इसी देश का निवासी हूँ, ये भी है, मेरा काम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का है, इसका काम बिज़नेस का है, हम दोनों को मिल के चलना है। जब ये आएगा ना कि हमें मिल के चलना है, हम एक टीम में हैं। हुँ। अभी क्या होता है, नहीं, हम टीम ये है, ये टीम वो है, और ये दोनों, अब अच्छा जो बिज़नेसमैन होता है वो भी सोचता है यार आ गया ये तो। वो भी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो अभी क्या है कि एक एक आपस में एक-दूसरे के प्रति वैमनस्य है। ये कल्चरल फैक्टर भी है। इसमें सिर्फ़ तो स्वतंत्रता यहीं से आएगी कि भई सरकार बोले कि लूज़ हैंड है यार, कोई बात नहीं। 4 लोग गड़बड़ कर रहे हैं 100 में से, मैं कहता हूँ 20 कर रहे हैं, कोई नहीं, 80 लोग ठीक चल रहे हैं ना। हमें ये रखना है, ना कि वो 20 पकड़ने के लिए बाकी 80 भी बेचारे आप मतलब उनको भी वो कर दो। तो ये है एक, कि आप एक ट्रस्ट का माहौल, एक कॉन्फिडेंस का माहौल फोस्टर करिए, उसमें कोशिश हो रही है। लेकिन फिर वही बात लाता हूँ घुमा-फिरा के, आपकी कोशिश समानांतर खड़ी दिखनी चाहिए इस वक़्त के जो लीडर्स हैं ग्लोबल लेवल पे। यानी कि आपकी जो सिस्टम है उसका कंपैरिज़न होगा गुआंगझो में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है ना? थाईलैंड की स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन में कैसा चल रहा है? हुँ, मलेशिया का पेनांग डिस्ट्रिक्ट है जो आइलैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत है, उनसे मुकाबला होगा आपका। तो आपका मुकाबला आपके पास्ट से नहीं होगा। मैं फिर कहूँगा, आप 7वीं से 9वीं कक्षा में आ गए, अच्छी बात है। लेकिन आपने अपने सहपाठियों के मुकाबले क्या किया, ये हर कोई पूछेगा। हुँ, तो आपकी आर्थिक स्वतंत्रता जो है उसका पैमाना होगा कि भई मैं यहाँ फ्री फ़ील करता हूँ कि वहाँ। तो जब आपकी बिज़नेसमैन लोग खुद बोलने लगेंगे, देखो भैया ऐसा है, यहाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, तब फिर तो कोई बात ही नहीं बची, कोई सवाल ही नहीं बचा, और आपको ग्रोथ में भी वो नंबर दिखेंगे। तो एक ट्रस्ट आना चाहिए, और दूसरा ये है कि जितना और लिबरल हो सकता है वो कर देना चाहिए। जिसमें बिल्कुल। कुछ कुछ मुद्दे हैं, मुझे साफ दिखते हैं जहाँ पे समस्या है, और जैसे जीएसटी में अभी भी बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक्स रहते हैं, किसी न किसी तरीके से। हमारा कस्टम्स का सिस्टम तो बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा इस हुँ, वक़्त का। इनकम टैक्स में भी काफ़ी चेंजेज़ आते रहते हैं, पॉलिसी स्टेबिलिटी का सवाल रहता है। हुँ, और फिर जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन अर्निंग्स है, उसको लेके तो बिल्कुल ही एक आप कह सकते हैं कि सिस्टमैटिकली अभी चेंजेज़ की ज़रूरत है, जो कि बाकी देशों में इतना नहीं होता। बाकी देशों में आप कहेंगे कि भई ठीक है, जैसे आप उनका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो तो है ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। वो तो बने ही इसलिए कि भई फटाफट कुछ हो और हमारे यहाँ फॉरेक्स आए। हमारे हुँ, यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे बिज़नेसमैन 10 बार सोचेगा, हुँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कौन-सा सर्टिफ़िकेट लाऊँ, किसको क्या होगा? तो जब तक आपका बिज़नेसमैन इन्हीं सब काम में लगा रहेगा ना, वो वो कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकता दुनिया के बनिस्बत। दैट इज़ बिल्कुल। नीडेड नाउ। बिल्कुल। मनु सर, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। आपने काफ़ी काफ़ी सरल भाषा में काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी मुश्किल चीज़ें समझाई और सिखाई और मैं आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये देख के बड़ा अच्छा लगेगा और मैं आपके साथ थोड़ी और ऐसी बातें करना चाहता हूँ। हमें एक सीरीज़ करनी चाहिए, अगला हमें टॉपिक छेड़ना चाहिए रियल एस्टेट का। तो बिल्कुल। आप मिलते रहेंगे, आपको मैं बुलाता रहूँगा और हमारे दर्शकों के लिए फेयर ऑब्ज़र्वर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।